चर्चा करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, विविधता भी कर सकते हैं इसको, या डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी भी करते हैं, जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। ठीक है, अब आप देखते हैं जैसे बाहर निकलते हैं या आंख खोलते हैं तो आप देखते हैं तमाम प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, तमाम प्रकार के ढेर सारे जंतु दिखाई देते हैं। कुछ दिखाई देने वाले होते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, या कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े उससे भी बड़े होते हैं। या पौधों वनस्पतियों को भी देखते होंगे तो छोटी सी जो घास है, फिर उससे बड़ा पौधा है, फिर और बड़ा, ऐसे करके बड़े विशालकाय पेड़ तक आपको दिखाई देते हैं। तो जीवों में ये पाए जाने वाली जो विविधता होती है यानी कि वैरायटी जो होती है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता का मतलब होता है कि जीव जो 6 सारे प्रकार के दिखाई देते हैं उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी लिख सकते हैं नंबर एंड various kinds of organism present on the earth. क्लियर हो गया आपको? डाइवर्सिटी का मतलब ढेर सारे प्रकार के जीव जंतु जो पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, इन्हीं जो प्रकार है इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी कहते हैं। लिखा गया नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम लिख देते हैं डाइवर्सिटी differs from place to place. So when we explore new area or even old area, new species are found. According to IUCN, कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ known species, total number of known species 1.7 to 1.8 million. इसमें से अगर देखेंगे तो जो एनिमल है, एनिमल स्पीसीज 1.2 million and plant species 0.5 to 0.6 million. ठीक है, आपने लिखा, क्या लिखा इसमें? लिखा है
कि डाइवर्सिटी डिफर्स, यानी कि जो विविधता होती है, क्या होती है, विविधता, वह डिफर्स है, विविधता शो करती है, बदलती रहती है। डिफर्स मतलब समझ रहे हैं, डिफर्स बदलती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी बदलती जाती है। आप देखोगे कि मरुस्थल में जाते हैं तो वहां दूसरे प्रकार की जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, घास वाले क्षेत्र में जाएंगे वहां पे दूसरे प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां पौधे पाए जाते हैं। तो ये लिखा गया है कि डाइवर्सिटी डिफर्स, डाइवर्सिटी में क्या होता है, परिवर्तित होता है, बदलता है, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जैसे जैसे जाते हैं तो वहां डाइवर्सिटी बदलती है। सो व्हेन, इसलिए क्या हो गया, एक्सप्लोर न्यू एरिया, हम नए एरिया में यदि जाते हैं, यदि हम क्या करते हैं, नए एरिया में जाते हैं, और इवन ओल्ड एरिया, या किसी पुराने क्षेत्र में जाते हैं तो न्यू स्पेसीज आर फाउंड, नए प्रकार के जीव जंतु स्पेसीज यानी पाई जाती है। जैसे स्पेसीज शब्द आया, स्पेसीज यानी कि जात, स्पेसीज यानी कि जात, जात का मतलब आपने पढ़े थे, आप पढ़े थे कि जार्ले नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, स्पेसीज शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हु गिव्स, तो जार्ले, पिछले वाले में हम लोग चर्चा किए थे कि जार्ले नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, स्पेसीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि हु गिव द टर्म स्पेसीज, जात शब्द को किसने दिया था। एक और बात आती है, जाति का मतलब होता है कि जीवों का वह समूह जिसमें क्या हो सकता है, पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन से नए संतान उत्पन्न हो सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। बात समझ में आ गया, जाति का मतलब हो गया जीवों का ऐसा समूह जिसमें पारस्परिक रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप नए संतान उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए लिखा गया अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, बात समझ में आया, संस्था है, उसके अनुसार देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, पृथ्वी पर कुल जातियों की जो समूह संख्या है वो 1.7 to 1.8 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी हम कह सकते हैं कि 17 से 18, भाई 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से 18 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। अभी तक जितनी भी जानकारी है उसके अनुसार पृथ्वी पर 17 से 18 लाख, यही है, तो लाख में दे दे या 1.7 या 1.8 मिलियन में दे देते। याद करना है आपको नंबर कि 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, अर्थ पे, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। संख्या बहुत पूछता था परीक्षा में, जिसमें से 17 से 18 लाख में, जिसमें से क्या हो गया, एनिमल स्पीशीज, जंतु जो होते हैं 1.2 मिलियन या 12 लाख पाए जाते हैं। बात समझ में आया, कौन ज्यादा है, जंतु, कौन ज्यादा है, जंतु है, और प्लांट स्पीशीज है 0.5 to 6 मिलियन, यानी 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख वनस्पतियां पाई जाती है पृथ्वी पर, और 12 से 18 लाख क्या हो गए, जंतु पाए जाते हैं। बात समझे, सोचिए इस पृथ्वी पे 12 लाख या टोटल का आया 17 से 18 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जीव जंतुओं की संख्या इतनी है, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में, एक बार फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी पे तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, या कह सकते हैं 12 से क्या, सॉरी ये कितना हो गया, 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की इस संख्या को या इस विभिन्नता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वह जगह जगह पे क्या होता है, बदलता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वो बदलता रहता है। आप जानते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जाए तो वहां अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। मरुस्थल वाले में जाएंगे तो वहां पे भी, मरुस्थल समझ रहे हैं, जीरोफाइट्स, ठीक है, तो जहां मरुस्थलीय भाग होता है वहां पे जाएंगे तो वहां अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देंगे। समुद्र में जाइए, नदियों में, तालाबों में, तो सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो जीव जंतुओं की संख्या में जो विभिन्नता होती है इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आपको याद करना है
तरह से पूछा जाता है तो ये लिखेंगे, ऐसे करके लिख दिए मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन एनिमल। याद करने वाली बात है, एनिमल किंगडम is present in arthropoda इंसेक्टा इसको कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम, is present in angiosperms, then fungi, maximum diversity is found in tropical rainforest, Yes, CC on the second, maximum diversity is found in coral reef, लिखा आपने, लिखा। अब देखिए लिखा क्या, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम। अगर जंतुओं की बात करें, जंतु जगत की बात करें, तो उसमें जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वह आर्थ्रोपोडा में होता है। किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा को इंसेक्टा भी कहते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट यानी इंसेक्ट कहते हैं। तो कीट समझते ही है, जिसको आप कीड़ा कहते हैं, कीट कहते हैं। जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या होते हैं? गोजर, कॉकरोच, ये सब क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। किसके मेंबर है? आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। तो अगर मान लीजिए जो बायोडाइवर्सिटी पूछता है ये प्रश्न कि देगा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन एनिमल, अगर एनिमल दिया है तो आर्थ्रोपोडा। भाई जो क्या करेंगे, मल्टीपल जो चॉइस होगा उसके ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या हो गया? एनिमल किंगडम दिया तो आर्थ्रोपोडा लिखा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन प्लांट किंगडम, सबसे अधिक पादप जगत में जो पायलट डाइवर्सिटी है लिखा गया एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में, यानी आवृतबीजी पौधे। किसमें? आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, आवृतबीजी का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों तरफ लेयर पाया जाता है, छिलका पाया जाता है, उसको आवृतबीजी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा गया एंजियोस्पर्म, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। लेकिन अब उसके बाद से क्या हो गया? देन फंजाई। यदि प्लांट किंगडम दिया हो, प्लस क्वेश्चन दिया हो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन प्लांट किंगडम, यदि ऑप्शन में एंजियोस्पर्म है तो ठीक है, मल्टीपल चॉइस में यदि क्या है? ऑप्शन है तो क्या एंजियोस्पर्म ठीक है। लेकिन मान लीजिए एंजियोस्पर्म दिया ही ना हो,
भाई मल्टीपल चॉइस में क्या करता है, आपके जो विकल्प होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में एंजियोस्पर्म दिया ही तो हो, दिया हो फंजाई, तब हो जाएगा सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, फंजाई में पाया जाएगा। यदि एंजियोस्पर्म है तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म रहेगा, और मल्टीपल चॉइस में एंजियोस्पर्म नहीं है तो क्या होगा, फंजाई हो जाएगा। क्या, मैक्सिमम डायवर्सिटी इन प्लांट किंगडम, फॉरेस्ट जगत में सबसे अधिक जो बायोडायवर्सिटी की बात करें तो क्या होगा, फंजाई में पाया जाएगा, और उस एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद मैक्सिमम डायवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर मान लीजिए हो दिया हो तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिसे आप पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, ये जो रेन फॉरेस्ट है अकॉर्डिंग टू जो रेनफॉल, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे टेम्परेचर के लिए भी आप पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ट्रॉपिकल है, तो तमाम प्रकार के उसको डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अगर ये दिया हो तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया हो, अगर वो सब न दिया हो प्लांट किंगडम में तो यहाँ वाला हम लोग ट्रिक करेंगे। मैक्सिमम डायवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर रेन फॉरेस्ट ये ऊपर का जो प्लांट किंगडम है, जो स्पर्म और फंजाई नहीं दिया है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा मैक्सिमम डायवर्सिटी की। बात समझ में आ गया। अगर ये भी दिया है, ये भी दिया तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में। यदि एनिमल की बात किया तो आर्थ्रोपोडा में, जैसे क्वेश्चन का जो लिखा रहेगा उसी हिसाब से आप उसमें ट्राई करेंगे। सेकंड, मैक्सिमम डायवर्सिटी फाउंड इन कोरल रीफ। कोरल रीफ नाम सुना आपने, कोरल रीफ? कोरल ये जो मूंगा पत्थर होता है उसी का रीफ का मतलब बैरियर होता है। इसका मतलब कोरल रीफ का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि जो लिकोसिलिनिया होता है, यानी पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे जंतु होते तो जंतु है, लेकिन वनस्पतियों की तरह से ऐसे पृथ्वी के आधार से पानी में चिपके हुए रहते हैं। अब उनकी जो दीवार होता है, उनका जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति पे सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। ठीक है, सिलिका आप पढ़े होंगे, जो बालू होता है उसको सिलिका ऑक्साइड कहते हैं। जो बालू होता है, बालू समझते हैं, जो घर वाले यूज होता है सिलिका ऑक्साइड, तो उन जंतुओं के जो होता है उसमें क्या होता है, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका पाया जाता है, जिसके वजह से जब वो मरते हैं, डेड होते हैं, तब भी उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, यदि उसका क्षय होता ही नहीं है। इसलिए लगातार जैसे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर गए, नष्ट हो गए, फिर वही जमा हो जाएगा। ऐसे करके समुद्र में ढेर सारा उनका क्या हो गया, लेप बन गया, वजह से बहुत ज्यादा भर गया है, तो उसी को कोरल रीफ कहते हैं। बात समझ में आ गया। इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो लिखा गया सेकंड मैक्सिमम डायवर्सिटी फाउंड इन द कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ उसमें भी डायवर्सिटी पाया जाता है। सेकंड मैक्सिमम डायवर्सिटी की बात आई। कोरल आप देखते होंगे, क्या करते हैं, जो अंगूठी पहनते हैं अंगूठी, कोरल मूंगा पत्थर नाम सुने लोग, जो ये रिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कोई पत्थर अलग अलग प्रकार पहनते हैं। तो कोरल जो होता है वह एक प्रकार का डेड पार्ट है, डेड एनिमल पार्ट है, जिसके वजह से बनता है, वो पत्थर बनता है, उसका लोग क्या करते हैं, अंगूठी में यानी रिंग में पहनने का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। हिंदी वर्गीकी, टैक्सोनॉमी हिंदी है और वर्गीकी। ये अगर देखेंगे टैक्सिस, दो शब्द से मिलकर बना, टैक्सिस का मतलब होता है ऑरेंज मेंट, और नोमस मीन्स लॉ। टैक्सिस का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब लॉ, नियम, कानून। बात समझ में आया। अब एक बात आगे जैसे पढ़ा गया, एक शब्द है, ये है क्लासिफिकेशन। तो ध्यान समझेंगे,
क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब? तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा कितने प्रकार के जीव जंतु पाए गए, अभी पढ़ा भाई 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु पढ़ा, उसी को तो बायोडायवर्सिटी आपने कहा था, डायवर्सिटी कहा था। तो अब सोचिए 17 से 18 लाख जंतु की बात है, तो यदि हम एक जंतु को एक दिन में पढ़े, मान लीजिए हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान का मतलब हम जीव के विषय में पढ़े, बात समझ गया। तो एक जंतु के विषय में अगर हम एक दिन भी पढ़े तो पता लगा जीवन बीत जाएगा सभी जीवों के विषय में पढ़। एक साल में 365 दिन ना, एक साल में 365 दिन, 365 मान लीजिए 60 साल तक अगर जीवित रहते हैं तो 60 और 365 तो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा सभी जीवों को हम पढ़ नहीं पाएंगे। बात समझ में आया? तो इसलिए क्या किया गया, अध्ययन की सुविधा के लिए, किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए, कि आसानी से हम कम पढ़ के ज्यादा जीवों के विषय में जाने, तो इसलिए किया गया वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया। क्यों किया गया? अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए अगर बात करें, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि जीव जंतुओं को उनके रहन सहन स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटना क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। बात समझ में आ गया? क्या इसे क्या होता है, अध्ययन में सुविधा होती है और एक जीव से दूसरे जीव में क्या संबंध है वो भी पता चलता है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में भी जानकारी मिलती है कि जीव की कैसे उत्पत्ति हुई, सबसे पहले कौन हुआ, ये सारी चीजों की जानकारी होती है क्लासिफिकेशन से। किससे? क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आपको समझ में आ गया। अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को अलग अलग वर्गों और समूहों में जो बांटने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए जो क्लासिफिकेशन है, अब शाखा आ गई टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन में आया बांटना, और टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी हिंदी होती है वर्गीकी। क्या? वर्गीकी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण कर उनका अध्ययन करते हैं। उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। टेक्सोनॉमी क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बात समझ में आया? और क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, वर्गों में बांटना और उन सबों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बात समझ में आ गया? टेक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। और स्पेशली बात करें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? जीव का वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करते हैं। इट इज टेक्सोनॉमी। बांटना क्लासिफिकेशन, बांटना क्लासिफिकेशन जो डील करता है उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया टेक्सोनॉमी। जो टर्म है कौन है? ये जो टर्म दिया था APD कॉन्डोरे, कॉन्डोरे, APD कॉन्डोरे टेक्सोनॉमी शब्द है, दिया था APD कॉन्डोरे ने। बात समझ आ गया? अब अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी जो होता है या टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। एक होता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी। आप जब लिखेंगे तो बीच में स्पेस देंगे, क्योंकि हम कुछ लिखेंगे तो इधर आप लिख लेंगे, तो अलग से 1 2 3 करके लिखना पड़ेगा। एक है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और थर्ड है साइटो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, एंड फोर्थ है कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, लिखा आपने टेक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी ब्रांच है किसका? बायोलॉजी का। किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का है। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि जो टेक्सोनॉमी है क्या प्रकार का लिखा गया है? 4 प्रकार का है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी एंड कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखे लिखेंगे तो इसमें आसानी से आप लिख भी लेंगे। ठीक है, ये जो है क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, अब एक देखिए, एक है मॉर्फोलॉजी, इससे थोड़ा सा और ऊपर लिख दिया जाए। एक होता है मॉर्फोलॉजी, थोड़ा देखिएगा, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब समझ ही रहे हैं, याद होगा आपको। मॉर्फो यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान की वह शाखा। किसका? जीव विज्ञान की वह शाखा जो जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य संरचनाओं का यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब अगर मान लो प्लांट मॉर्फोलॉजी तो हो जाएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी। लेकिन वही है एनिमल मॉर्फोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? जंतुओं के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गया? मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा है, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गया? मॉर्फोलॉजी। वही एनाटॉमी आता है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम जीवों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो अगर एनिमल एनाटॉमी की बात करेंगे तो जंतुओं के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, और प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे तो वनस्पतियों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गया? तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझ में आ गया। ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about external structure or internal structure according to name। तो मॉर्फोलॉजी वह संरचनाओं का अध्ययन। तो यहाँ क्या होगा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर याद करेंगे, यानी कि क्या? वह टेक्सोनॉमी, वह वर्गीकरण जिसको क्या हो गया? जीवों के बाह्य संरचनाओं के आधार में किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? बाह्य संरचनाओं के यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है, उसको कहते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? क्लासिकल टेक्सोनॉमी। खूब पूछता है कि देगा कि इन क्लासिकल टेक्सोनॉमी या क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज होता है क्या? तो लिख देंगे विकल्प रहेगा बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन रहेगा बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर, थर्ड रहेगा ए एंड बी बोथ, और डी का रहेगा नन ऑफ देम। बात समझ में? अगर परिभाषा आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या करेंगे? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा आ रहा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में देखेंगे ये हो गया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिखा आपने। ये दूसरी हम चर्चा कर रहे थे मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या? मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, आधुनिक टेक्सोनॉमी यानी वर्ग की। क्या हो गया? ये किस पे आधारित होता है?
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये अभी क्या था वास्ट, इसमें अगर देखेंगे तो ओनली शब्द है, केवल उसमें ओनली है। इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी है, एनाटॉमी आंतरिक संरचनाओं का भी आधार है, सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान का भी है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके भ्रूणों का विकास कैसे होता है, और इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी इंफॉर्मेशन। ना समझ गया, इन सब चीजों पे जो आधारित होता है वह है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या हो गया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो आधुनिक टेक्सोनॉमी है वो किसके आधार पर है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जबकि क्लासिकल टेक्सोनॉमी में केवल मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओनली मॉर्फोलॉजिकल एंड जो मॉडर्न है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गया, इन सब चीजों पे आधारित होता है। अब थर्ड है ये कि साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी ये है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक क्रोमोसोम्स, नंबर, structure and behavior of CH का मतलब क्रोमोसोम लिखेगा, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, CH का मतलब क्रोमोसोम। ठीक है, लिखा आपने साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। तो साइटोटेक्सोनॉमी, तो देखो साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब सेल। तो साइटोटेक्सोनॉमी यानी कि ऐसी वर्गीकी जो जीवों के कोशिकीय संरचना या कोशिकीय में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन पे आधारित है। लिखा गया साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कोशिकीय सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, कोशिकीय सूचना पर जो आधारित रहता है। जैसे कि उसमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का स्ट्रक्चर, कैसे क्रोमोसोम की संरचना है, और क्रोमोसोम इज बिहेवियर, कैसे गुणसूत्रों का व्यवहार है, उन सब पे जो आधारित जो टेक्सोनॉमी होता है उसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। खूब पूछा है प्रश्न, आप 30 साल का नीट का क्वेश्चन उठा है देखेंगे, आपको जरूर इसमें मिल जाएगा, आपको 10 बार तो मिल ही जाएगा कि किस पे आधारित है। क्या हो गया, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड साइटोटेक्सोनॉमी। बात समझ में आ गया। और लास्ट है कीमोटेक्सोनॉमी। तो इसमें हम यहां लिखे सब देख पा रहे हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल, इसी से तो केमिस्ट्री बना हुआ है, कीमिया याद होगा आपको, केमिस्ट्री तो उसी से बना हुआ है। यानी कि जो पौधों के अंदर है, जीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है उस पे आधारित जो होता है उसी को कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। तो कह सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट घटक, constituents of plants। लिख पढ़ पा रहे हो, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, CONSTITUENTS, constituents of plants। जैसे हो गया एल्केलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टैनिन्स,
पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, compounds, aromatic compounds, ठीक हो गया। लिखा गया कीमो टेक्सोनॉमी, यानी कि ऐसी वर्ग की जो केमिकल पदार्थों पर आधारित हो। जीव में पाए जाने वाले केमिकल पदार्थ होते हैं उन पे आधारित होता है, उसको कहते हैं कीमो टेक्सोनॉमी। लिखा गया बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए प्लांट, जो पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं उस पे आधारित जो टेक्सोनॉमी होता है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड पदार्थ है, जैसे चाय पीते हैं, चाय में क्या होता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, तंबाकू में भी पाया जाता है, ठीक है। तो एल्कलॉइड आदि पदार्थ होता है, कैसा रहता है, अच्छा लोग पीते हैं भाई, चाय हो कॉफी हो, सब एल्कलॉइड की वजह से लोग पीते हैं, ठीक है। कैरोटीन जान ही रहे हो, कैरोटीन, ठीक है। टैनिन, ये सब पदार्थ है, आगे हम लोग जो केमिस्ट्री उसमें पढ़ेंगे पदार्थों में तो सब में चर्चा करेंगे। टैनिन होता है, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, सब इन सब चीजों की उपस्थिति के आधार पे क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसी को कहते हैं क्या, कीमो टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो आप ये पढ़े कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी, ठीक है। अगला सारा पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस, फाउंडर है, ठीक है। अब देखिए नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नाम पद्धति भी कहते हैं इसको। होता क्या है कि आपने पढ़ा है, जैसे कि मान लिया केवल इंडिया की बात करें तो कितने स्टेट है, 26, 26, चलिए 28 हम मानते हैं। तो क्या हो गया कि अगर आप देखें तो किसी एक ही चीज का, जैसे आलू है, प्याज है, कोई एक जगह में, तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से, जो लोकल नाम है उसके नाम से जाना जाता है। बात समझ आए, एक ही चीज का अलग प्रदेश में जाएगा, बिहार में जाएगा कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और नाम से जाना जाता है। तो सोचिए अगर केवल प्रदेश से बताया जाए तो एक जंतु का केवल इंडिया में 25 या 28 नाम हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो पूरे विश्व में सोचिए, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक ही जीव का पूरा क्या होगा, ढेर सारा नाम हो जाएगा। तो उससे अध्ययन में दिक्कत होगी, उससे अध्ययन में क्या होगी, दिक्कत होगी, नहीं जाएगी। इसीलिए क्या किया कि कैरोलस लीनियस से इस पद्धति की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जो जीवों का नाम है, पूरे विश्व में जो जीवों का नाम है वह एक समान होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अध्ययन में
सुविधा होगा। अध्ययन में यानी कि स्टडी पर्पस से क्या होगा, इजी होगा। बात समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, नाम नॉमिनक्लेचर नामकरण कहते हैं। बात समझ में आया। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने बताया कि पूरे विश्व में जीवों का नाम एक ही होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जब भी साइंस पढ़ेंगे, अगर मान लो मनुष्य की बात करते हो तो होमो सेपियंस, मनुष्य की बात करते हो तो होमो सेपियंस, आम की बात करते हो मैंजिफेरा इंडिका। बात समझ आया। गुड़हल की बात करो रोजा इंडिका। तो जो नाम है हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि पूरे विश्व में उस विश्व के जितने भी साइंटिस्ट हैं उस नियम का पालन करेंगे, वैसा ही नामकरण करेंगे। बात समझ में। तो जीवों के नामों में एक रूपता लाने के लिए, एक समान रखने के लिए ये नामकरण की पद्धति की शुरुआत की थी। तो कैरोलस लीनियस की क्या है, फाउंडर है। कैरोलस लीनियस क्या है, फाउंडर है, यानी कि जनक भी कह सकते हैं। द्विनाम पद्धति की उन्होंने शुरुआत करी थी। तो बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर उसको कहते हैं, द्विनाम पद्धति। तो उसके जनक है कैरोलस लीनियस। बात समझ में आया। तो किसके ये और था, देखिए प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज, प्रस्तावित किए थे। यस साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हिज बुक, अपने पुस्तक में उसका नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम। प्रपोज, PROPO, proposed scientific name of animal in his book, Systema Naturae। 10th edition। ICBN ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल वर्टिकल नॉमिनेशन, was accepted in 1961। लिखा आपने, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था। प्रपोज मतलब प्रस्तावित किया था कि क्या हो गया, साइंटिफिक नेम, देखिए लिखा गया प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। सबसे पहले पौधों के लिए दिया था, उनकी पुस्तक का नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। यानी कि सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में वनस्पतियों के नाम के विषय में लिखा था। क्या नाम था पुस्तक का, बुक का, स्पेसीज प्लांटेरम। किसने लिखा था, कैरोलस लीनियस। में क्या लिखा था, जो पादपों का प्लांट नेम है वह क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सेम, मतलब ये हमेशा एक जैसे होना चाहिए। तो
तो उसी को क्या क्या साइंटिफिक नेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावित किया था पौधों के लिए, प्लांट के लिए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जंतुओं के नाम को भी उन्होंने साइंटिफिक नेम के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, बताया, जिसमें उसका नाम, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी के 10वें एडिशन में उन्होंने जंतुओं के नाम को भी क्या किया था, प्रस्तावित किया था कि उसका भी नाम एक जैसे होना चाहिए। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनी, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, खूब पूछा है फुल फॉर्म, आईसीबीएन का फुल फॉर्म को पूछेगा, आपको दिखेगा नीट में। तो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक संस्था है जो जीवों के नाम को, अगर बाटी है तो वनस्पति आ जाएगा, के नामों को कंट्रोल करने की एक संस्था है। बात समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट भी किया था 1961 पे। 1961 में जो आईसीबीएन है वह उनके नाम को क्या क्या एक्सेप्ट किया, यानी तब से उनके जीवों के नामकरण के लिए यह शुरुआत किया है। ठीक है, अब इनके अनुसार जो जीवों का नाम है, क्या नाम है, जो जीवों का नाम है जिसे साइंटिफिक नेम कहेंगे, बॉटनी वाले हैं तो बॉटनिकल नेम कहेंगे, और अगर जग जूलॉजिकल नेम के नाम से कहेंगे। ये जो नाम है वह होना चाहिए, ये लिख सकते हैं, जेनेरिक, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। ठीक है, इन्होंने ये बताया, क्या बताया, कि जो जीवों का नाम है, जीवों का नाम है शुड बी 2 वर्ड्स, 2 शब्दों का होना चाहिए। कितने शब्दों का होना चाहिए, 2 शब्दों का होना चाहिए। इसीलिए कैरोलस लिनियस के द्वारा जो नामकरण की जो पद्धति दी गई थी उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। उनके अनुसार जो नाम होना चाहिए, पहला वाला शब्द जो है वो उसके जेनेरिक, उसके जीनस को प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, जीनस यानी वंश को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा उसकी स्पीशीज यानी जात को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए यह है मैंजीफेरा इंडिका, आम का जीव वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो क्या हो गया कि जो मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पेशीज है। इंडिका क्या है, स्पेशीज है, जाति है। बात समझ में आ गया? तो इस वजह से मान लो होमोसेपियंस, नाम सुना, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो क्या हो गया, होमो क्या हो गया, उसके जीनस है, और सेपियंस क्या होगा, उसकी जाति है, मनुष्य का। बात समझ में आया? रोजा इंडिका, रोजा इंडिका गुड़हल है, रोजा इंडिका गुड़हल का जीव वैज्ञानिक नाम है। तो रोजा जो है उसकी क्या है, जीनस है, और इंडिका उसकी स्पीशीज है। बात समझ में आया? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच का है जीव वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरीप्लेनेटा क्या है, उसका जीनस है, और अमेरिकाना उसकी क्या है, स्पीशीज है, यानी जाति है। बात समझ में आ गया? तो इन्होंने बताया था जीव वैज्ञानिक नाम ऐसे होना चाहिए, किसने बताया, कैरोलस लिनियस।